ये सिंगल होता है, उसमें हर एक रिक्वायर्ड मटेरियल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक इन्वायरमेंट से उसे प्रोटेक्ट कर सके। और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोर्ड से लेकर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सवाल पूछे ही जाते हैं। बच्चों के मन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर कुछ डाउट होते हैं, जैसे किन सेल के डिवीजन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, आखिर टेस्टिस शरीर से बाहर ही क्यों होती है। इन सारे डाउट को क्लियर करते हैं और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो को देखकर आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ अपने क्लास के हर एक बच्चे से कई गुना ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज इस टॉपिक पे रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी एकदम डिटेल से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने का एक बेसिक पाथ होता है, जैसे स्पर्म के प्रोडक्शन से स्पर्म के इजेक्शन का जितना भी रास्ते अगर हम देखेंगे उसी हिसाब से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 चीजें होती हैं। पहला होता है टेस्टिस, दूसरा एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड और लास्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस और स्क्रॉटम। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ही आते हैं। बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस शरीर से बाहर सिचुएटेड होता है, जिस पॉकेट लाइट स्ट्रक्चर में टेस्टिस सिचुएटेड होता है उसे स्क्रॉटम कहते हैं। 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड कर जाता है। टेस्टिस स्क्रॉटम में आता इसलिए है कि 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर कर सके बॉडी से, क्योंकि उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप का होता है, उसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस कवर होता है डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से। ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की के अंदर की लाइनें 2 तरह के सेल की बनी होती है। पहला होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसकी बात हम बाद में करते हैं। बात करते हैं सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जर्म सेल को। जो रीजन आउटसाइड होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल के साथ साथ लेडी सेल भी होते हैं। बात करें लेडी सेल का तो इसका काम होता है एंड्रोजन का प्रोडक्शन करना। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है कि अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि टेस्टिस में WBC भी पाया जाता है। हम समझ चुके हैं टेस्टिस और उसके इम्पोर्टेंट फंक्शन की। अब हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड के बारे में। पहले हम एसेसरी डक्ट को समझ लेते हैं, फिर एसेसरी ग्लैंड को समझेंगे। मेल एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस, वॉस एफरेंस या एपिडाइमस और वॉस डिफरेंस होते हैं। अब आइए पाथ को देखते हैं कि किन किन डक्ट के रास्ते होते हुए स्पर्म बाहर आता है। स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रेटी टेस्टिस में आता है। रेटी टेस्टिस से वॉस एफरेंसिया, वॉस एफरेंसिया से स्पर्म एपिडाइमस में और एपिडाइमस से स्पर्म वॉस डिफरेंस में जाता है। वॉस डिफरेंस एक लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड। देन वॉस डिफरेंस से स्पर्म यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा की स्टार्टिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर से और एंडिंग होता है लास्ट पार्ट ऑफ पेनिस, जिसे हम यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। यूरेथ्रा वो पाथ है जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आते हैं, इसीलिए हम इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। यहाँ मेल एसेसरी डक्ट की बात समाप्त होता है। अब बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। आखिर कौन कौन से मेल एसेसरी ग्लैंड पाए जाते हैं, आइए उसे समझते हैं। पहला जो एसेसरी ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल। ये पेयर्ड होता है, वो लगभग 60 से 70% सीमेन प्रोड्यूस करता है। इसके सीमेन में जो कंपोजिशन वो होता है फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फिब्रिनोजन। फ्रुक्टोज का काम होता है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराना। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करना। फिब्रिनोजन का काम होता है स्पर्म को कोगुलेट करके रखना आफ्टर इजैकुलेशन। दूसरा जो एसेसरी ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये लगभग 25 से 30% सीमेन प्रोड्यूस करता है। इसका मेन काम होता है स्पर्म के मोटिलिटी को मेंटेन रखना और वजाइनल एसिडिक को भी कम करता है। ये हेल्प करता है स्पर्म के सर्वाइवल का इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
जो लास्ट एसेसरी ग्लैंड है उसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये पेयर्ड होता है और इसका काम होता है एक यूरिन के पाथ को लुब्रिकेट करना और एसिडिक यूरिन से स्पर्म को प्रोटेक्ट करना। सीमेन नाम सुनते सुनते आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा आखिर ये सीमेन होता क्या है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर सोचिए हमें दिल्ली से लखनऊ तक कुछ फल के बीज मंगाने हैं तो सबसे पहले हम बीज को कलेक्ट करेंगे, उसे एक लिक्विड से भरे कंटेनर में डाल देंगे और साथ ही साथ उसमें हर एक रिक्वायर्ड मटेरियल डाल देंगे जिससे बीज खराब न हो, और साथ ही साथ कुछ केमिकल भी डाल देंगे कि अगर रास्ते में कहीं क्लाइमेट डिस्टर्ब भी होता है तो उस बीज पे कोई ज़्यादा असर न पड़े। सीमेन भी ठीक ऐसा ही होता है। जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर आता है तो वो डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, वो एक लिक्विड जेल में कंटेन होता है, उसे ही हम सीमेन कहते हैं। सीमेन को डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन सिक्रेट करते हैं, उसमें हर एक रिक्वायर्ड मटेरियल होता है जो स्पर्म को एनर्जी दे सके, उसे हेल्दी रख सके और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक इन्वायरमेंट से उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर एक ड्रॉप सीमेन को आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। अगर एक ड्रॉप सीमेन को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए इसमें स्पर्म कैसे मूव कर रहा है। अब समझते हैं लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट पेनिस। तो पेनिस बना होता है स्पेशल टिश्यू से, उस स्पेशल टिश्यू को कार्पस कैवर्नोसम और कार्पस स्पोंजियोसम कहते हैं। ये स्पेशल टिश्यू हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। पेनिस का इनलार्ज एंड होता है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। जो कवर्ड होता है लूज फोल्डेड स्किन को जिसे हम फॉर स्किन या पॉप्यूलस कहते हैं। जैसे ही सारे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लैंड होते हैं सब एक ही साथ बोलते हैं, हम सबका मकसद एक ही है। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।